तो सबसे पहले आज की डेट डाल दीजिए। आज की डेट है 30 जून 2024। और ये HSK जो है, प्लीज अपना रीनेम कर लें, कम से कम नाम तो दिखाई दे कि क्या है HSK। तो आज की डेट डाल दीजिए 30 जून 2024। और आज की क्लास की हेडिंग लिखिए। आज मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाया, नहीं तो एक तो हम पढ़ेंगे ही, मगर पॉसिबल है कि दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज का पहला टॉपिक है, लिखिए कार्मिक नंबर्स। आज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्मिक नंबर्स। अब ये कार्मिक नंबर क्या है? कार्मिक नंबर का मतलब हुआ कि ये नंबर्स आपको आपके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, यानी कि पिछले जन्म में किए गए कर्मों का एक्सप्लेनेशन, कि क्या किया है पिछले कर्म में, पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं। ये बात आपको कार्मिक नंबर की स्टडी करने से पता लगेगी कि पिछला बोझ क्या है। जैसे मैं भी ना, जब तक मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा था या इस फील्ड में नहीं आया था, तो मैं भी इस बात को मानता था कि ये कुछ नहीं होता, पिछला जन्म ये होता है, पिछले कर्म अच्छे करो, ऐसा करो वैसा करो। मैं इस बात को नहीं मानता था। ठीक है, इवन अगर आप देखें तो मैं बहुत बड़ा नॉन वेज फूड का लवर था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले ब्लॉगिंग कर करके, यहाँ चिकन खाओ, वहां चिकन खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ। मगर मैंने आपसे क्या बोला कि जब बुद्धि आती है, समझ आती है, तभी आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छुपाया है। वो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैंने पक्का ब्लॉगिंग की है। बिरयानी बताइए कहाँ खाओ, कबाब बताइए कहाँ खाओ। मगर जब मैंने इसको पढ़ा, मेरे टीचर ने, रोहित सर ने जब मुझे पढ़ाया, तो मैंने सबसे पहले तो अपनी स्टडी करी। तो मुझे पता लगा, नवनीत जी आप ये तो काम बहुत गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए था। उसी दिन से मैंने ये फैसला लिया कि इस तरीके के खाने का सेवन मैं आज के बाद नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं किसी सामने वाले से कह रहा हूं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो सबसे पहले तो मैं अपने गिरेबान में झांक के देख लूं ना, कि मैं ये कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो कार्मिक नंबर्स, अगर आप इसको ध्यान से सुने, तो कर्म से ही बने हैं। कर्म कार्मिक है ना, रिजेंबलेंस थोड़ा सा। तो वो नंबर्स क्या हैं जो हमें बताते हैं कि पिछले जन्म में हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ऊपर वाले ने हमें ये डेट ऑफ बर्थ दी है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए पहला कार्मिक नंबर। अगर कोई व्यक्ति, ऐसे लिखिएगा, बॉर्न ऑन, सिर्फ यहां पर डेट का रेलिवेंस है, मंथ का और ईयर का कोई रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ डेट, कि आप कौन सी डेट पे पैदा हुए। तो पहली डेट है जिसको कार्मिक कहा जाता है। कुछ लोग कार्मिक कहते हैं, कुछ लोग कार्मिक नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल कार्मिक है। क्यों न्यूट्रल है बताता हूं, मगर डेट लिखिए। बॉर्न ऑन 10, यानी कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी महीने की 10 तारीख को पैदा हुआ है, 10 तो उसे एक कार्मिक नंबर कहा जाता है। 10 इज अ कार्मिक नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? 10 कार्मिक क्या है, क्या बताता है? ये बताता है कि जिस भी व्यक्ति को डेट अगर 10 तारीख मिली है, इसका मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में एक या दो अच्छे काम किए हैं और एक या दो गलत काम किए हैं। यानी कि अच्छे भी किए हैं और बुरे भी किए हैं, यानी कि दोनों बराबर बराबर बैलेंस में किए हैं। मान लीजिए अगर दो अच्छे काम किए हैं तो दो बुरे काम किए हैं, दो पुण्य किए हैं तो दो पाप किए हैं। तो अगर दो पुण्य और दो पाप को कंपेयर किया जाए तो नेट इफेक्ट 0 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा 10 तारीख को दुनिया में आ रहा है,
इसका मतलब इसके कर्म का जो फल है पिछले जन्म का वो 0 है। उसे ना तो कुछ अच्छा इंपैक्ट मिलेगा ना कुछ बुरा इंपैक्ट मिलेगा, क्योंकि वो 0 हो गया। 2 अच्छे काम किए, 2 खराब काम किए, बैलेंस 0। तो क्या सजेशन देना है? 10 तारीख वालों का सजेशन क्या देना है? 10 तारीख का अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जो 10 तारीख को पैदा हुआ है, तो उससे कहना है इस जन्म में अपने ब्लेसिंग अकाउंट को बढ़ाओ। ब्लेसिंग अकाउंट यानी अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा बॉक्स खाली है, तुम्हारे बॉक्स में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो भैया अच्छे कर्म उसमें डालो ताकि अगला जीवन और बेहतर हो। तो 10 तारीख न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा, दोनों बैलेंस हो गए, 2 अच्छे 2 बुरे, तो नेट इफेक्ट 0 है। तो क्या सजेशन देना है 10 वाले को? भैया ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ाओ, दान पुण्य, लोगों की मदद जितना कर सकते हो करो। इसका परिणाम करंट जीवन में भी तो मिलेगा ही मिलेगा, अगले जीवन में भी मिलेगा। तो अपने ब्लेसिंग अकाउंट को बढ़ाओ। ये उनके लिए रेमेडी है जो 10 तारीख को पैदा हुए हैं। तो 2 अच्छे काम और 2 खराब काम, मतलब 2 अच्छे कर्म और 2 बुरे कर्म। तो बैलेंस 0, कुछ नहीं है आपके अकाउंट में, भैया अपनी ब्लेसिंग्स बढ़ाओ। ब्लेसिंग बढ़ाओगे तो ये जन्म भी अच्छा होगा और आने वाला जन्म भी अच्छा होगा। तो ये न्यूट्रल कार्मिक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई 10 के बाद दूसरा नंबर जो कार्मिक कहलाता है वो लिखिए, वो नंबर है 13। 1 और 3, 13। 13 तारीख को अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो इसका मतलब ये अपने पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उसको इसे भोगना पड़ेगा। तो 13 तारीख तो वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती है, तो 13 तो अवॉइड ही कीजिए आप। मगर अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम इंसान हैं, हम सबकी लिमिटेशन है। जो सुप्रीम पावर है उसने तो आपको डेट देना ही देना है, और अगर वो अकाउंट में ब्लेसिंग नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, तो आपको इन डेट्स पे पैदा किया जाएगा, कुछ भी कर लीजिए आप। तो 13 तारीख जो है वो 10 के बाद 13 तारीख एक कार्मिक नंबर है। अब इसका मतलब क्या है? 13 तारीख को जो व्यक्ति बॉर्न है, जिसका जन्म 13 तारीख को है, इसने अपने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किया है। जो भी व्यक्ति 13 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसने अपने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किया है। और वो गलत काम क्या है? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग नंबर 13 है। अगर मैं सभी को एनालाइज करूं तो 13 नंबर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है पिछले कर्मों के हिसाब से। और उसमें लिखा है कि इन्होंने या तो अपने पिछले जन्म में किसी का मर्डर किया है, या फिर पिछले जन्म में इन्होंने किसी का रेप किया है। या तो मर्डर किया है, या तो रेप किया है, या तो अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। मतलब जिसे बोलते हैं ना जघन्य अपराध, ये टर्म आती है जघन्य अपराध, वो उन लोगों ने किया है जिनका डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है वो 13 है। अब अगर मान लो कोई 13 वाला मिल जाए, ठीक है, जैसे 10 वाला तो न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा है, मगर 13 वाला तो बड़ा तगड़ा बैगेज लेके आ रहा है पिछले जन्म से, बहुत तगड़ा। और मेरा अनुभव 13 वालों के साथ ऐसा है कि इनको अपने जीवन में इतना झेलना पड़ता है,
इतना मतलब उस लेवल पे झेलना पड़ता है कि कई बार बेचारों की मतलब कहते हैं ना कमर तोड़ सिचुएशन, ये 13 वालों के साथ आपको देखने को मिलेगा। सबके साथ नहीं होगा मगर मैक्सिमम मैक्सिमम। इनके लिए क्या रेमेडी है, इनको क्या करना है भैया? इनके लिए तो मैं कहता हूं कि आप तो स्पिरिचुअल फील्ड में घुस जाओ, स्पिरिचुअलिटी को अपना लो, ऐसे काम करना शुरू कर दो जो भगवान से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, समाज सुधारक का कोई काम, इसमें आप प्लीज चले जाएं। आपके लिए और कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा बैगेज है सर, पिछले जन्म का बहुत चुकाना है। तो इसीलिए जितने स्पिरिचुअल होगे, जितना तुम्हारा मन भगवान के कीर्तन में भजन में लगेगा, उतना बढ़िया भाई। लोगों को जितना सेवा कर पाओ उतना अच्छा। तो बेस्ट रेमेडी इज जॉइन स्पिरिचुअलिज्म, इससे ऊपर कुछ नहीं, कुछ और नहीं, कोई रेमेडी है ही नहीं। ज्वाइन स्पिरिचुअलिज्म। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के बारे में जानिए, उसके रास्ते पे चलिए, ये उसमें जो भी अच्छी बातें लिखी है उसको फॉलो कीजिए। ये 13 वालों की रेमेडी है। मगर मैंने आपसे कहा सिर्फ मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप खुद भी अपना R&D कीजिए। 13 वालों की जिंदगी एक बार चेक करिए, पढ़िए, पूछिए, बताएंगे वो आपको। नेक्स्ट लेवल दुख देता है नंबर 13। अगर अभी क्लास से पहले मेरी एक कंसल्टेशन में मैंने एक क्लाइंट को यही कहा कि मैंने कहा पहली बात, कभी भी किसी भी बच्चे का नाम हमें भगवान के नाम पर नहीं रखना है, अवॉइड कीजिए। ठीक है, भगवान बहुत सुप्रीम पावर, बड़ी पावर है। लोग वॉलपेपर भगवान का लगाए बैठे हैं, पर्स में भगवान की फोटो लिए बैठे। यार मुझे लगता है, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात ना मानने, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान एक बहुत सुप्रीम पावर है, उसको आप अपने घर में ही एक जगह स्थान दीजिए, इतना बहुत है। ले लेके मत घूमिए। अब पर्स में लेके घूम रहे हैं, वॉलपेपर लगा, कैसे गंदे हाथों से तो आप अपने मोबाइल फोन को, पर्स को छूते हैं, उसमें भगवान की फोटो है। तो अवॉइड कीजिए, ऐसे ऐसे काम मत कीजिए, और नाम स्पेशली मत दीजिए। तो इसीलिए 13 वालों की रेमेडी क्या है? जितने स्पिरिचुअल हो जाएं, जितने दान पुण्य का काम करें, उतना इनके लिए अच्छा है 13 के लिए, क्योंकि इन्होंने मेजर किया है पिछले जन्म में। मेजर। आगे बढ़ते, अगली डेट है जो कार्मिक है वो 14 है, 14 तारीख। अगर कोई बच्चा 14 तारीख को पैदा हो रहा है तो वो भी एक बोझ लेकर इस दुनिया में आया है। पिछले कर्मों का हिसाब इस दुनिया में, इस जन्म में देना होगा। क्या किया है इन्होंने 14 वालों ने? हालांकि 14 से हमें 5 मिलता है, 14 नंबर खराब नहीं है, मगर 14 का इंपैक्ट क्या है? 14 का इंपैक्ट है, इसके आगे लिखो, एब्यूज ऑफ फ्रीडम। एब्यूज ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति 14 तारीख को जन्म ले रहा है इस दुनिया में, इसका मतलब यह है कि इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हैं रिलेटेड टू फ्रीडम। मतलब जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में हो सकता है कि ये किसी दुकान पे काम करता होगा और उसकी दुकान का जो मालिक है उसने इस पे भरोसा करके इसको दुकान सौंप दी होगी कि मेरे एब्सेंस में आप दुकान को देख लिया करो। तो आजादी दी, फ्रीडम दिया, है ना। इसने उस फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया। इसने क्या किया? उस सामान को आधे पौधे दानों में बेचना शुरू कर दिया। मालिक को आधी बात बताई, आधी नहीं बताई। मतलब विश्वासघात जिसे कहते हैं कि लोगों ने आप पे भरोसा किया, लोगों ने आपको फ्रीडम दिया, आपने उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया। एक एग्जांपल और हो सकता है, मान लो ये लोग किसी ऑफिस में काम करते थे, उस ऑफिस का डेटा चोरी करके बाहर बेचने का काम पिछले जन्म में 14 वालों ने किया है।
इसीलिए इन्हें 14 डेट मिली है। अब इनको क्या सजेशन देना है? पहला सजेशन, अगर कोई व्यक्ति आपको विश्वास करके आपको आजादी दे रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है, आप उस फ्रीडम का नाजायज फायदा मत उठाइए। ये पहला सजेशन है 14 वालों को। फ्रीडम अगर मिल रही है, उस फ्रीडम का नाजायज फायदा नहीं उठाना है, उस विश्वास को बनाए रखना है। अगर किसी के लिए काम कर रहे हो तो उस विश्वास को बनाए रखो। इन्होंने किसी का भरोसा तोड़ा है पिछले जन्म में, इसीलिए जो जीवन में कष्ट इनके हो सकते हैं, वो उसका एक कारण ये कार्मिक नंबर 14 है। मगर 14 एक बहुत अच्छा नंबर भी है, मगर इनको सजेशन ये देना है कि भैया अगर कोई आदमी आप पे भरोसा कर रहा है, अगर कोई आदमी आप पे फ्रीडम आपको दे रहा है, आजादी दे रहा है, भले माँ बाप क्यों ना हुए, कि माँ बाप ने आजादी दे दी, जा बेटा जहां मन करे पढ़ ले, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, उसका भी नाजायज फायदा मत उठाओ। कोई भी फ्रीडम आपको किसी भी तरीके की मिल रही है, उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, नहीं तो जीवन में ये कष्ट के कारण बन जाएंगे। क्योंकि जो पिछले जन्म में कर रहे हो वही इसी जन्म में कर रहे हो, तो वो मत करो, वो ठीक नहीं है। अगर अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपका जीवन ज्यादा बेटर बनेगा, अच्छा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आ गया, 10 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अगला नंबर जो कार्मिक है वो है 16, 16 नंबर भी एक कार्मिक नंबर है। वेंकटेश सर वीडियो ऑन कर लीजिए सर। क्या हुआ, इंटरनेट की प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है। क्या हुआ, उदास से लग रहे हैं सर आज आप ऐसा लग रहा है सर बिल्कुल सुस्त से हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं एनर्जी भर देता हूं आपके अंदर, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अगला नंबर क्या है? 16 है, 16 है। 16 क्या है? 1 + 6 7 आता है ना? तो 7 नंबर को अच्छा भी नहीं मानता मैं, बुरा भी नहीं मानता, ठीक है, मगर मेरा जो इंटेंशन रहता है वो 7 के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। तो खैर फिलहाल, बट 1 + 6 7 आ रहा है, तो 16 डेट 16 होनी चाहिए, तारीख 16 होनी चाहिए, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो। अब जो व्यक्ति 16 तारीख को पैदा हुआ है, इसने पिछले जन्म में क्या कुकर्म किए हैं? 16 तारीख ने मैंने भी किए हैं, कुकर्म किए हैं। और आप 16 तारीख वालों की जिंदगी जब मैं लिखा दूंगा ना 16 के कुकर्म, तो आप देखना 16 वाले अपनी जिंदगी में यही चीज फेस कर रहे होंगे, यही प्रॉब्लम उनके साथ चल रही होगी। और डायरेक्टली नहीं बताएंगे ना, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम है, डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली चुप्पे से पूछना पड़ेगा आपको, इधर उधर से पूछना पड़ेगा, तब पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है। 16 बॉर्न ने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया है, यानी कि इनको पिछले जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इनसे बहुत प्यार करता था, इन पे बहुत भरोसा करता था, प्यार करता था। इन्होंने उस प्यार का मिसयूज किया है 16 वालों ने। जितने लोग 16 तारीख को पैदा हो रहे हैं, ये ऐसे लिख लो, एब्यूज एंड मिसयूज ऑफ लव। सही लाइन है, एब्यूज एंड मिसयूज ऑफ लव। अब वो पार्टनर से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, मगर इन्होंने जो लव है, जो प्यार है, उसका मिसयूज किया है। पिछले जन्म में इन्होंने दिल दुखाया है उन लोगों का जिन लोगों ने इन्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है, यानी कि धोखे दिए हैं, प्यार में धोखा दिया है, मिसयूज किया है। ये 16 वालों की कहानी है। तो भैया क्या है सजेशन, क्या है सजेशन? अगर शादी हो गई है, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहो, पहला सजेशन। क्योंकि अगर तुम ये सेम कहानी इस जीवन में भी कंटिन्यू करोगे तो फिर बद से बदतर सिचुएशन है। तो इसीलिए पहला सजेशन, लॉयल विद योर पार्टनर।
सबसे पहला सजेशन, इन लोगों ने हो सकता है पिछले जन्म में अपने पार्टनर को डाइवोर्स दिया हो, यह भी हो सकता है। यानी कि हर वो चीज जो प्यार से जुड़ी है, ट्रस्ट से जुड़ी है, उन्होंने उसको उतना ज्यादा मिसयूज किया है। सेपरेट हो गए होंगे, ऐसा भी होगा पिछले जन्म में। सेपरेट मतलब तू अलग रहे मैं अलग रहूं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे कर्म किन्होंने किए हैं? जो 16 तारीख को पैदा हुए। तो वह 16 तारीख वैसे भी अच्छी नहीं है, बट कार्मिक नंबर बन जाता है तो थोड़ा और चैलेंजिंग बन जाता है। तो उन्हें पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब देना होगा। तो पहली रेमेडी, लॉयल विद योर पार्टनर। ये डाइवोर्स वाइवोर्स का ख्याल 16 तारीख वाले अपने जीवन में ना लाएं तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वही सेम चेन कंटिन्यू कर रहे हैं अगर वो आने वाले जीवन में भी, तो वो अच्छा नहीं है। कोशिश करिए अपने जीवन में जो ये तुम्हें रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, इनको संभालो। ये रिलेशनशिप इश्यूज इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि तुम इस बार जीवन में हो, पिछले कर्मों की सजा तुम भुगत रहे हो। इसीलिए अपने रिलेशनशिप पे, लव अफेक्शन, इस कैटेगरी पे प्लीज ध्यान दीजिए, इसको इंप्रूव करिए। शादी हो गए तो पार्टनर के साथ लॉयल हो जाइए। अगला कार्मिक नंबर है 19, 19। अब 19 तारीख को कोई व्यक्ति पैदा है। 19 is the best date to born. Best date to born is 19. 15 best date to born. बहुत अच्छी तारीख है 19 और 15, बहुत अच्छी है। तो मगर 19 के साथ कार्मिक डेप्थ है, 15 के साथ नहीं है, 19 के साथ है। 19 ने क्या किया है? जो 19 को, हालांकि आप देखिएगा, ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि जिन जिन 19 वालों का मैंने कंसल्टेशन किया है ना, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 1 हो जाता है उनका 19 वालों का, तो 1 + 9 10, 10 पे 1 + 0 1, तो पर्सनालिटी नंबर 1 है इनका। जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 1 होता है, उनका एटीट्यूड बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि हम झुकेंगे नहीं। जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 1 है, उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि हम झुकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो 19 वाले हैं, उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया है? पिछले जन्म में इनको कोई पावर मिली थी, कोई कुर्सी की पावर, कोई जॉब में प्रमोशन, कोई बड़ी गद्दी, ऊंचा कुछ औहदा उनको मिला। इन्होंने उस पावर का मिसयूज किया है। यानी कि जब भी इनको कोई पावर मिली, ये पिछले सारे पिछले जन्म की बात है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में इनको कोई पावर मिली, उस पावर का इन्होंने मिसयूज किया है। लोगों को इन्होंने दबाने की कोशिश की है। तो ऐसी सिचुएशन में 19 वाले, इनकी डेट बहुत अच्छी है, मगर एक सजेशन इनके लिए क्या दे सकते हैं कि भैया अगर इस जन्म में भी, क्योंकि 19 वाले ना, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, 19 वाले। तो कहीं ना कहीं अच्छे, आज की तारीख में गवर्नमेंट कंपनीज ही कितनी बची है जो जॉब मिलेगी। मगर फिर भी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, आपको 2022 में, 2023, 2024 में अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, बड़ी बात है। तो उनको सजेशन ये देना, या प्राइवेट जॉब में भी है या बिजनेस में भी है, भैया पहली बात, आपके पास जो पावर है, आपके पास जो शक्ति है, आपको उस शक्ति का नाजायज फायदा नहीं उठाना, दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करनी। मगर ये आपको बता दूं, ये 19 वालों के नेचर में मैंने देखा है, ये करते वही हैं जो इन्हें नहीं करना है। तो अगर कोई 19 वाला टकरा जाए तो उससे कहना, भैया पिछले कार्मिक नंबर से तुम पैदा हो, पिछले जन्म की चीजें तुम्हें भुगतनी है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अपनी पावर का मिसयूज किया है। इस जन्म में अगर कोई ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है,
प्लीज आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, मिसयूज ना करें, लोगों को मत दबाएं, ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो जाएं, ऐसा मत कीजिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे कार्मिक नंबर की सीरीज में 19 लास्ट नंबर है, उसके बाद हम किसी और नंबर को कार्मिक नहीं कहते हैं। 10 नंबर कार्मिक है, 13 नंबर कार्मिक है, 14 नंबर कार्मिक है, 16 नंबर कार्मिक है और 19 यानी कि 19 नंबर कार्मिक है। तो हर नंबर के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है पिछले जन्म का, वो ये हरकतें इस जन्म में कंटिन्यू ना करें, ना करें। तो कहीं ना कहीं ये सजेशन आप उनको दे सकते हैं। तो ये सारे कार्मिक नंबर हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो उसमें अगर मैं सबसे चैलेंजिंग नंबर जिसको लेता हूं वो 13 है, जो थोड़ा बहुत ज्यादा चैलेंज देता है, और दूसरा 16 है। 13 और 16 ये थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 या 7 पे आता है। तो 7 जो है वो चीजों को स्लो कर देता है, जीवन को स्लो कर देता है। तो 7 जो है वो 16 से आएगा और आपका 13 जो है वो 4 नंबर देगा, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बाकी ओवरऑल ठीक है। 19, 14 और 10 इनको बस समझा दीजिए, एक बार बता दीजिए कि ये चीजें नहीं करनी है। ये हमारा कार्मिक नंबर है। अब अगले पेज पे जाइए और अगली हेडिंग लिखिए। कार्मिक नंबर के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए स्विच वर्ड। अगला पॉइंट है नए पेज से लिखना, हाँ नए पेज से लिखना। स्विच वर्ड यानी कि कई बार लोग जो कहते हैं ना, जैसे मंत्रों का जाप, तो मंत्रों का जाप या वर्ड का जाप वो क्या है, वो वर्ड किससे रिलेट करते हैं वो आपको बता देते हैं। ये सारे वर्ड वैदिक हैं, तो ऐसे लिख लीजिए वैदिक स्विच वर्ड, यानी कि हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं, हमारे अपने उस खुद के ये वर्ड है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड क्या है, लिखिए पहला। यानी ये वैदिक स्विच वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले तो हम ये समझ ले, ये जो वर्ड है इनका सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि आप इसे चैंट करें। चैंट मतलब बोलें, बार बार बोलें, चैंटिंग करें। कितनी बार चैंटिंग करें, मिनिमम 108 बार, ये लिख लो। इन वर्ड्स की चैंटिंग कितनी बार करें, मिनिमम एक दिन में 108 बार करें। और ये जो चैंटिंग है ये और ज्यादा बेटर हो जाएगी अगर आप सुबह के समय करें, बहुत बेटर हो जाएगी। जब सूर्य निकल रहा हो, सुबह के 6 या 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, तो उस दौरान अगर आप ये चैंटिंग करें तो आप अपने जीवन में कुछ महीनों में पॉजिटिव बदलाव जरूर देखेंगे, क्योंकि हर वर्ड एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हर वर्ड, जितने भी वर्ड मैं आज आपको बताऊंगा उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पावरफुल वर्ड जिसको मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं और कई सारे लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि आप इस वर्ड का चैंटिंग करना शुरू करें, ये वर्ड सबसे पहले लिखें। ये वर्ड अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। ये जो वर्ड की चैंटिंग है ये अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। और साथ साथ में अगर मान लो कोई पर्सन आपको ऐसा कहता हुआ मिल जाए कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा, मेरा पैसा अटका हुआ है, पैसे से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप इसको चैंट करने के लिए बोलिए मिनिमम 108 बार डेली, सुबह के टाइम नहा धो के। और 108 बार याद ना रहे तो एक माला ले लें, माला में 108 मोती होते हैं, या रुद्राक्ष की माला ले लें।
वो वर्ड क्या है? उस वर्ड को बोलते हैं श्रीम, SHREEM, श्रीम। इट्स अ मोस्ट पावरफुल वर्ड, मोस्ट पावरफुल। किससे रिलेट करता है? मां लक्ष्मी से रिलेट करता है। ये खुद अपने आप में मां लक्ष्मी का वर्ड है, श्रीम। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। और बोलना कैसे? ऐसे नहीं बोलना श्रीम 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 श्रीम, ऐसे नहीं बोलना। बोलना कैसे? क्योंकि जब कोई पूछेगा तो बताना भी तो सही से ना कि कैसे बोलना है। श्रीम कैसे बोलना है? आराम से, श्रीम श्रीम श्रीम, ऐसे बोलना है आराम से 108 बार। मॉर्निंग के टाइम मैं कह रहा हूं 6 महीने करके देख लो। ऐसे इंसान को ये बता दो जिसका पैसा अटका है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोलो जरा 6 महीने ईमानदारी सुबह उठ के कर। और अगर वो नहीं कर रहा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा वो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता। और आप और मैं भगवान नहीं है कि उसका जीवन बेटर कर दे। कर्म उसे खुद ही करना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ उसको सही चीज बताना है। तो पहला और बहुत पावरफुल है, ये वर्ड मैं आपको खुद ट्राई किया है मैंने इसको। प्लीज आप इस वर्ड को किसी को भी दे रहे हैं जिसको भी फाइनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि मां लक्ष्मी का वर्ड है, मां लक्ष्मी का। और आज मैं इसका लिंक ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि आपको पता लगे वर्ड बोलना कैसे। और आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे मिल जाएगा। घर में अगर आप अपने स्पीकर पे बजाइए इसको, धीवी आवाज पे बजाइए इसको। मगर पावरफुल कब ज्यादा होगा? जब चैंट करोगे, अपने आप बोलोगे श्रीम श्रीम। इट्स अ मोस्ट पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरा दूसरा वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। ये श्रीम तो हिंदी था, अब इंग्लिश वर्ड क्या है? कई बार ऐसी समस्या आ सकती है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, मेरी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखे, मेरी बॉडी, मेरा शरीर अट्रैक्टिव दिखे। टू मेक बॉडी अट्रैक्टिव, ऐसे लिख लीजिए, टू मेक बॉडी अट्रैक्टिव। तो चैंट करना है कर्व, कर्व, CURVE, कर्व, 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 कर्व चैंट करना है। अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बेहतर दिखें, अच्छे दिखें, उसके लिए कर्व, कर्व इज द वर्ड। ठीक है। कितनी बार चैंट करना है? 108 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 51 टाइम्स भी कर सकते हैं। 51, 51 बार भी चैंट किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको चैंट कीजिए। अगर कोई पर्सन ऐसा जिसको लगता है कि सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इतना बेटर नहीं दिखता हूं, मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसको बोलिए कर्व चैंट करना शुरू करो मॉर्निंग में 51 टाइम्स। ईमानदारी से करना है, कर्व, कर्व। तीसरा, अगर मान लीजिए तीसरा वर्ड कब इस्तेमाल करना है, ये वर्ड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बस ईमानदारी से अगर कोई कर ले तो उसे खुद अपने जीवन में चेंजेस दिखेंगे। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सर मेरे ऊपर किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे घर का माहौल बहुत नेगेटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे घेर रखा है, या इस तरीके की कोई सिचुएशन है, तो वहां पर वर्ड आएगा क्रीम, 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 KREEM, क्रीम। नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने का वर्ड है क्रीम, क्रीम। स्लो स्लो बोलना है, 108 बार बोलना है, 108 बार सुबह के टाइम, 108 बार क्रीम। नेगेटिव एनर्जी की प्रोटेक्शन के लिए क्रीम, क्रीम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ये भी बहुत पावरफुल शब्द है क्रीम। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी के लिए। आगे बढ़ते, अगला
ये वर्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और चैंटिंग कर सकते हैं, तो आप उनको ये वर्ड दे सकते हैं, और उस वर्ड का नाम है आई एम। आई एम, आई एम, डबल आ, बड़ा आ, या और मां। आई एम, आई एम, आई एम का चैंट करना है 108 बार। मगर ये उनके लिए बेनिफिट है जो स्टडीज कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है, उसके लिए आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, इन शब्दों का इस्तेमाल उन बच्चों को करना है, या किसी कोई भी व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इन सभी वर्ड से ऊपर भी एक वर्ड है जो किसी भी प्रॉब्लम में चैंट किया जा सकता है, और और ये बहुत सालों से लोग कर रहे हैं। फॉर एनी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, कौन सा वर्ड चैंट करो? ओम, ओम, ओम। कोई भी परेशानी हो, चैंट सुबह के टाइम करना है। बेड पे लेटे हैं और चैंटिंग चल रही है, ये सब नहीं करना है कि सर मैं लेटा हूं आराम से मैं चैंट कर रहा हूं। डेडिकेशन थोड़ी दिखनी चाहिए ना। मंदिर में बैठ के नहा धो के चैंट करो। लेटा हूं सर मैं चैंट कर लूं सर, मैं नहाया तक नहीं हूं 4 दिन से, चैंट कर लूं सर? ये नहीं करना है। तो आप मंदिर में बैठ के, ऐसी कोई भी जगह जो पवित्र है आपके घर में, वहां बैठ के 108 बार ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व होगी, मगर पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। ये बहुत पावरफुल शब्द है और लाखों करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, रोज बोलते हैं। तो बहुत कॉमन शब्द है ओम। एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन आती है, और वो आती है कि सर मेरे घर में ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। ऐसी प्रॉब्लम आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगी। सर मेरे घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, बीमारी रहती है, ये परेशानी, मतलब ऐसा बोलेंगे लोग। मैंने आपसे बार बार कहा है कि कोई भी क्लाइंट जिससे भी आप मिलेंगे, वो आपसे 4 ही सवाल पूछेगा। HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। 5वां तो सवाल ही नहीं पूछेगा। तो हेल्थ को रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछे कि सर हेल्थ इश्यूज हैं घर में, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको बोलो चैंटिंग करो 108 बार। वर्ड क्या है? सप्त चिरंजीवी। वर्ड क्या है? सप्त अलग है, चिरंजीवी अलग है। सप्त चिरंजीवी, ये हेल्थ इश्यूज में चैंट किया जा सकता है। सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी। इस वर्ड को मॉर्निंग के समय नहा धोने के बाद 108 बार चैंट करो। सप्त चिरंजीवी, हेल्थ अगर इश्यूज घर में आपको दिख रहे हैं। और हाँ, एक और चीज, कई बार लोग मुझसे कहते हैं, और ये इस तरीके के क्लाइंट आजकल मेरे पास थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे देश की जो माएं हैं ना, वो अपने बेटों को लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा। जो कि बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। और पॉइंट इज कि कई बार ना ऐसी सिचुएशन भी आती है मेरे सामने कि जब कोई मुझे मैसेज करता है या कॉल करता है, तो कई बार मुझे समझ नहीं आता कि, स्पेशली मैसेज में तो बिल्कुल नहीं आता कि क्लाइंट है कौन। वो बस इतना लिखते हैं कि सर आई नीड कंसल्टेशन, व्हाट आर योर चार्जेस। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कई बार मैं नाम पूछता हूं, कई बार नहीं पूछता हूं। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला आता है और वो कहता है कि सर कंसल्टेशन मुझे नहीं चाहिए, कंसल्टेशन किसी और को चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर जब मैं कंसल्टेशन के टाइम पे जाता हूं, तो मैं कहता हूं भैया उस व्यक्ति को बुलाकर रखना जिसकी कंसल्टेशन चाहिए, जिससे हम बात करें। तो कहते हैं सर वो तो आएगा ही नहीं। ये माँ और बेटे के रिलेशन में बहुत कॉमन है। बेटा सुनने को राजी नहीं है, मैं नहीं करता फॉलो ये सब, मगर जो माँ है
वो चाहती है मेरे बेटे का जीवन सुधर जाए, बेटर हो जाए और जिंदगी अच्छी हो जाए। अब पता लगा माँ कंसल्टेशन ले रही है, बेटे की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है कि बेटा कहां है। अब पता लगा हेल्थ इश्यूज बेटे को है, ठीक है, और सप्त चिरंजीवी का पाठ मां कर रही है। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा ना। मतलब कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। ये कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर हेल्थ इश्यूज मां को हैं तो चैंटिंग किसको करनी है? मां को करनी है ना। नहीं सर मेरा बेटा तो चैंटिंग नहीं कर पाएगा, मैं कर लूंगी सर, सुबह भी कर लूंगी शाम भी कर लूंगी। अरे यार क्या बात कर रहे हो भाई, जब बुखार तुम्हें होता है तो क्रोसिन डॉक्टर तुम्हें खिलाता है कि तुम्हारे बेटे खिलाता है? तो ये लॉजिकल, और ये लॉजिकल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप 6 महीने इस फील्ड में अगर रह गए तो 7वें महीने से लोग मधुमक्खियों की तरह आपके इर्द गिर्द गुजरेंगे। बस उन्हें पता होना चाहिए न्यूमरोलॉजिस्ट है। क्योंकि सर, और पॉइंट क्या है ना, कष्ट इतना ज्यादा है लोगों के जीवन में, और हम क्या कर रहे हैं, उनके कष्टों को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में कष्ट नहीं है? तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उस पर कोई दिक्कत भी नहीं है, लोग आने भी चाहिए। मतलब पॉइंट इज कि जिसको रेमेडी दे रहे हो, जिसको ये मंत्र दे रहे हो, उसको ही चैंट करना है। तुम नहीं करोगे उसके बिहाफ पर बैठ के कि मैं कर लूं सर। और इस तरीके की चैंटिंग कोशिश कीजिए, इस तरीके की चैंटिंग स्पेशली जो लेडीज हैं वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर ना करें। ये नहीं करना है। मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर फीमेल क्लाइंट आ रही है, कोई फीमेल पर्सन है, उससे कहो भैया उन दिनों रुक जाओ, बाकी टाइम अपना चैंटिंग करो। क्योंकि ये पावर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये जितने भी वर्ड है ना, इनमें से अगर एक भी आपने कर लिया ना तो उस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आनी ही आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर एक भी, जितने भी अभी तक मैंने आपको लिखा है, मगर वो ईमानदारी से डेडिकेशन से करने, बेड में रजाई ओढ़ के सोते वक्त नहीं करने। हाँ एक चीज क्या है, अगर मान लो हेल्थ इशू के कारण कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है ना, या उठ नहीं सकता, या उसकी बॉडी जो है वो उस लायक नहीं है कि वो चैंटिंग कर सके, उस केस में उस व्यक्ति को उससे परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं तुम्हारे बिहाफ पे चैंटिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर वो व्यक्ति अलाउ करेगा तो ही चैंटिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी। कोई भी रेमेडी तभी काम करती है जब वो सोल जो आपके अंदर है वो उसे अपनाती है पूरी तरीके से। अगर आपने किसी भी संशय या किसी भी डाउट में अगर वो रेमेडी की, और स्पेशली लोग ना रेमेडी लालच में करते हैं, सर मेरा ये हो जाएगा, सर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, सर मैं आईएएस बन जाऊंगा। जहां ये लालच आया वहां ये चीजें काम नहीं करेंगी। निस्वार्थ भाव से ये काम करो। पानी पिलाते वक्त किसी आदमी को ये मत सोचो कि मैं करोड़पति बच जाऊंगा इसमें पानी पिला दूं। बस भाई तू पानी पिला, ये छोड़ दे कि तेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं, वो छोड़ दे। बस जो बोला जा रहा है वो तो कर, तो लालच मत लाओ। हेल्थ इश्यू के केस में, सिर्फ हेल्थ इश्यू के केस में कह रहा हूं, सामने वाला अगर बोल नहीं सकता, सामने वाला अगर उठ नहीं सकता, उस केस में जो टर्म है सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, इस वर्ड का चैंटिंग तब ही आप कर सकते हैं जब सामने वाला उस लायक नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है कि वो चैंट कर सके, नहीं तो नहीं करना। बट इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। अगला वर्ड, कई बार ऐसे लोग आएंगे आपके पास जो कहेंगे कि सर मेरी शादी नहीं हो रही। ये भी एक चैलेंज है, सर मेरी शादी नहीं हो रही, सर मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है, मेरी जिंदगी में मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा। ऐसी प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। उनको क्या कहना है? उनको कहना है वही सेम प्रोसेस, 108 बार सुबह उठ के चैंटिंग करो। किस चीज की? राधा कृष्ण। वर्ड क्या है? राधा कृष्ण। इस वर्ड की चैंटिंग 108 बार सुबह उठ के नहा धो के करो। राधा कृष्ण, इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड।
किसके लिए? मैरिज के लिए, लव के लिए, लव पार्टनर के लिए बहुत बढ़िया वर्ड है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, वेरी पावरफुल वर्ड। 108 बार करना है सुबह, सुबह के टाइम। मैं बता रहा हूं, मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, बेस्ट सिचुएशन बता रहा हूं। कर तो कभी भी सकते हैं, मगर द बेस्ट इज द मॉर्निंग टाइम। वहां पर अगर आप अपने मंदिर में जाकर 108 बार इतना समय निकाल लें, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, एक वर्ड उठा लीजिए। अगर आप किसी वर्ड से रिलेट कर रहे हैं, एक वर्ड उठा लीजिए, उसको 108 बार चैंटिंग करना शुरू कीजिए, बट सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। आगे बढ़ते हैं, राधा कृष्ण फॉर मैरिज, लव, इस तरीके के लिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, जैसे अगला पॉइंट ना ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, वो आपको इंट्यूशन पावर देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस वर्ड की चैंटिंग हम जैसे लोगों को जो इस फील्ड में है, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस फील्ड में चाहता है कि सर इसमें मुझे और सक्सेस और आगे मैं बढ़ूं, तो इस वर्ड की चैंटिंग आपको करते रहना है। ठीक है? ये वर्ड क्या करता है? आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। अब इंट्यूशन पावर क्या होता है वो समझाता हूं। इंट्यूशन पावर का मतलब होता है कि जैसे आम भाषा में हम सब इंडियंस कहते हैं कि सर मेरे ना दिल से ये आवाज आ रही है। ये टर्म जब कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मेरे दिल से ये आवाज आ रही है, मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है, मेरा मन ये कह रहा है कि ऐसा होने वाला है। जो अंदर की फीलिंग होती है ना, या जो आप सोचते हैं, अंदर जो फील करते हैं, वो सब इंट्यूशन है। जो आप सोचते हैं वो सब इंट्यूशन है, वो पावर, इंट्यूशन पावर है। अब कुछ लोगों में ये बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में। और इंट्यूशन पावर का रिलेशन न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर से है? नंबर 2। नंबर 2, जिसके ग्रिड में नंबर 2 बैलेंस है, भाई उससे पंगा मत लेना। क्यों? क्योंकि पहली बात, उसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि भाई उसको कहो कि तू उस पर बिलीव कर। भाई जो अंदर से आ रहा है उस पर बिलीव कर, 100% सही है। मतलब इतनी पावरफुल होती है, कई बार उनने कह दिया ना बारिश है होगी आज, तो बारिश होगी। इसको कहते हैं इंट्यूशन पावर। सर अंदर से आ रहा है सर कि ऐसा होने वाला है, और इनको आता है, जिनकी जिनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है ना, उनको आता है, और वो चीजें घटती हैं। और उनको लगता है कि, अब कई बार लोग कहते हैं काली जबान है, काली जबान नहीं है भाई। ठीक है? जो जो होने वाला है उनको पता चल जाता है। तो वो इंट्यूशन पावर का खेल है। मगर हम जैसे लोग जो इस फील्ड में हैं, इनको ये पावर चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक इंट्यूशन नहीं आएगा तब तक कंसल्टेशन कैसे करोगे? और रिसेंटली, आप ऐसा मत कीजिए कि मैं अपने बारे में कुछ बढ़ाई कर रहा हूं, मगर रियली आज जो मैंने कंसल्टेशन की है ना जिस लड़के की, वो महाराष्ट्र का है। जब मैंने उसकी ग्रिड को देखा, मेरे अंदर से आवाज आई ये बंदा गवर्नमेंट जॉब में, बस ऐसी आई। और उस समय तो उसकी कंसल्टेशन का अब मैसेज आया था जब मैं उज्जैन में था, तब आया था। कंसल्टेशन आज ली मैंने। तो मैंने जब उसकी ग्रिड देखी, ग्रिड मतलब डेट ऑफ बर्थ देखी, तो कुछ नंबर्स तो समझ में आ ही जाते हैं। तो मैंने देखा ये बंदा हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है? और कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना, 19 का कॉम्बिनेशन है, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है 19। तो लगा मुझे कि यार ये बंदा हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में। और आज मैंने कंसल्टेशन की, मैंने पूछा, ऐसे जनरल पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ जॉब करते हो? बोले हाँ सर। मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब है? बोले हाँ सर, एसबीआई में काम करता है। तो ये इंट्यूशन पावर ही तो है कि अंदर लगा कि ऐसा होगा। ये हम जैसे लोगों को जो इस फील्ड में, वो चाहिए ही चाहिए। अब ये कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लो अगर कोई कह रहा है सर मेरा तो ऐसा कोई ख्याल आता नहीं है मेरे अंदर, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? चैंटिंग से बढ़ा सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल इज चैंटिंग, चैंटिंग कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे मान लो, ये मैं बहुत करता हूं, जो मैं खुद करता हूं वो बता रहा हूं आपको।
मान लो आपका मोबाइल फोन बजा, ठीक है। जब मोबाइल फोन बजा तो बिना मोबाइल फोन को देखे ये इमेजिन करो कि किसका फोन आया है। देखो मत, मोबाइल फोन को उठाने से पहले ये इमेजिन करके वहां पर जाओ जहां मोबाइल रखा है, यार मुझे ऐसा लगता है किसका फोन आया होगा। स्टार्टिंग में गलती होगी, मगर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हम सबके अंदर इंट्यूशन पावर है, किसी पे कम है, किसी पे ज्यादा है, पर सबके अंदर है। सबके अंदर दिल से आवाज आती है। ऐसा कोई है नहीं जो कहते सर मेरे अंदर से दिल से आप तक कभी कोई आवाज नहीं है, या मेरा मन नहीं किया इस काम को कहने का, करने का। तो इसको बढ़ाने का एकमात्र और बहुत सिंपल उपाय है कि हम सबके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में जब भी घंटी बजे, बिना देखे अपने दिमाग में इमेजिन करो यार किसका फोन हो सकता है। जब आपके घर के दरवाजे पे कोई आए और डोरबेल बजाए, इमेजिन करो किसका नंबर को कौन हो सकता है गेट पे। ये इमेजिन करते करते आप अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं और इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि अगर आपने एक बार किसी की डेट ऑफ बर्थ देखी, तब सीधा दिमाग में जो आपकी पहली चीज आई है ना, वो क्लाइंट कंसल्टेशन के टाइम पे वो बोलेगा कि हाँ सर यही है। ये मजा है इस इंट्यूशन पावर का। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये आप डेवलप अपने अंदर कर लें तो आप कितनी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप पता लग जाएगा ना ये सही है कि गलत है, अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर ये बढ़िया, और बढ़िया करने के लिए एक एग्जांपल मैंने बताया, डोरबेल बज रही है, गेट पे खोलने से पहले इमेजिन करो यार कौन हो सकता है इस वक्त। इस वक्त कौन हो सकता है? चलो मेरी काम वाली हो सकती है। गेट खोलो, चेक करो, काम वाली नहीं निकली, कोई बात नहीं, गलत हो गया, फिर ट्राई करो, मरे करते रहो। मोबाइल फोन तो 10-10 बार 20-20 बार बजता है रोज। चेक करो किसका फोन होगा, चेक करो, इमेजिन करो, हाँ उसका फोन आ सकता है, शायद उसका फोन आ सकता है। फिर देखो, गलती होगी, मगर अगर रेगुलर फॉलो किया, ये आपके लिए एक कह सकते ना दिव्य बन जाएगा। दिव्य कह सकते, दिव्य दृष्टि, नाम भी इसका दिव्य दृष्टि है। जो कहते ना महाभारत में संजय वंजय को मिली थी, कुछ ऐसा था, दिव्य दृष्टि। यानी कि वर्ड क्या है? दिव्य दृष्टि। चैंटिंग करनी 108 बार, नाम है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, और पूरे पावर से अंदर से बोलना है दिव्य दृष्टि। चिल्लाना नहीं है, मतलब अंदर से बोलना है दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। मैं तो कह रहा हूं कोई नॉर्मल आदमी कर ले, अपने जीवन के कुछ फैसले तो सही ले सकता है अगर ये पावर डेवलप कर ले अपने अंदर। और बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसे कोई चीज ही नहीं है जो हम डेवलप नहीं कर सकते अपने अंदर। तो वर्ड इज दिव्य दृष्टि। और अगर मान लो, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऐसे नहीं बतानी चाहिए, बट अगर मान लो कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, उसकी फोटो मंगा लो, क्लाइंट की फोटो मंगा लो कि सर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भेज दो। पासपोर्ट साइज फोटो को देखकर, क्योंकि कंसल्टेशन करनी है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो को देखकर दिव्य दृष्टि बोलना शुरू करो। कम से कम 15 मिनट नॉनस्टॉप। जब कंसल्टेशन पे जा रहे हो, फोटो मंगा लिया आपने, क्लाइंट आराम से फोटो भेज देता, कोई दिक्कत नहीं, फोटो भेज देगा। जब वो फोटो भेजेगा, उस फोटो को सामने रखो, उसकी आंखों में देखो, और आंखों में देखकर ये वर्ड चैंट करो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कंसल्टेशन में 10 आंसर दोगे, 10 के 10 सही बैठेंगे। ये करके देखना। वर्ड क्या है? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि शब्द है, अपने आप तो रोज ही बोलना है 108 बार सुबह के टाइम, रोज ही बोलना है। मगर जब कंसल्टेशन करने जा रहे हो, फोटो मंगा लो, फोटो को देखकर दिव्य दृष्टि लगातार 15 मिनट, कंसल्टेशन से पहले, कंसल्टेशन के बाद, 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद आप इसको बोलिए, ठीक है। फिर आप देखिए आपकी कंसल्टेशन कितनी स्मूथ जाती है, और ऐसा लगेगा कि सामने वाला हमारी बात को सुनने ही आया था, वो सब फॉलो करेगा जो आप बोलेंगे। एक बार करके देखिए, ये काम करता है, ठीक है। ये मैं खुद कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। दिव्य दृष्टि के बाद कई बार ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जिनको कुछ तरीके के साइकिक अटैक आते हैं, कुछ भी, कई बार फेंट हो जाते हैं या कुछ इस तरीके के अटैक कोई आता है। हालांकि हेल्थ इश्यूज का ही पार्ट है ये,
मगर अगर किसी तरीके का कोई अटैक आता है या उस तरीके की कोई परेशानी से वो जूझ रहे हैं, तो एक और प्रॉमिसिंग वर्ड है, बहुत ताकतवर वर्ड है, लिखिए कवच कुंडल। शब्द का नाम है कवच कुंडल। दो अलग अलग वर्ड है, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल। 108 बार मॉर्निंग में चैंटिंग करवाइए उस व्यक्ति को जिसको किसी भी तरीके के अटैक आते हैं। कई होता ना मिर्गी के दौरे भी आते हैं, तब भी करा सकते हैं। तो उस केस में कवच कुंडल बहुत ही बढ़िया शब्द है, यूज करेंगे साइकिक अटैक के लिए। ठीक है, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल। अब इसके बाद एक नोट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यानी कि जब आप, ये इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है, वर्ड से कोई रिलेशन नहीं, नया टॉपिक है, नोट लिख लीजिए। जब आप अपना डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो हर डेस्टिनी नंबर कंपाउंड नंबर में आता है, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ते तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनकी डेस्टिनी सिंगल डिजिट में आती है। हमसे जो 19th सेंचुरी बॉर्न है उनकी तो आ ही नहीं सकती है, तो डबल डिजिट में आएगी। ठीक है, जब डबल डिजिट में आएगी तो मान लो कोई नंबर आया, जैसे 33 आया, 33 आया, तो कई बार यह देखा गया है कि आपके लाइफ के जो मेजर इवेंट हैं उस एज के बाद या उस समय शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना भाग्य उदय हो जाना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। मगर जो कंपाउंड नंबर आ रहा है डेस्टिनी का, वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद अगर आप देखें, अगर वो एज आप क्रॉस कर लें, लेट्स सपोज अगर किसी 33 आया, तो 33 साल का जब जीवन उसका हो जाता है, उसके बाद आप देखेंगे उसके जीवन में मेजर और बेसिकली पॉजिटिव चेंजेस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। पॉजिटिव चेंजेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कंपाउंड नंबर बहुत मैटर करता है, जो आपका डेस्टिनी नंबर से आ रहा है। ये एक नोट लिख लीजिए। दूसरा, कभी भी, ये भी दूसरा नोट है, बिल्कुल अलग है, लिख लीजिए बस। कभी भी अपने नाम में, पहली बात तो लोग गलती क्या कर रहे हैं स्पेशली नाम में, कि वो YouTube वीडियोस को देखकर अपने नाम बदल रहे हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा मत कीजिए। इसलिए मत कीजिए क्योंकि जो काम जिस एक्सपर्ट का है, जिस व्यक्ति का है, आप उसे ही करने दे तो बेहतर है। खुद के डॉक्टर मत बने, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और उसमें स्पेशली जब हम नाम में चेंजेस करते हैं, नाम में चेंजेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं कि नाम को बदलना। भाई नाम बदल रहे हो आप किसी का, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा। और इसमें भी ना हम डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते। हम सिर्फ नाम को बदल सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं, बाकी तो कुछ बदल ही नहीं सकते। तो उस केस में जब आप अपने नाम में चेंज कर रहे हैं या आप करवाते हैं, उस नाम में कभी भी ई लेटर को नहीं बढ़ाना है। ई लेटर, ई फॉर एलिफेंट, ई लेटर को नहीं बढ़ाना है। दूसरा, आर लेटर को भी नहीं बढ़ाना है, ई आर नहीं, और एच को भी नहीं बढ़ाना है। ई आर और एच, ये तीन शब्दों को मत बढ़ाओ नाम में, ये अल्फाबेट मत बढ़ाओ। ठीक है, और ये जो लोग YouTube पे देखकर चीजें कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी आपको YouTube पे दिखता है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो सही है, मगर एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना। इस दुनिया में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है, जो शायद ये काम करे, मगर मुझे 1 in a million में कोई दिखेगा जो जाके ये कहेगा कि सर मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, जो मेरा अनुभव है, वो सब कुछ मैं फ्री में लोगों को देना चाहता हूं।
आज तक मुझे बताइए, आपको आपके जीवन में कुछ फ्री में मिला है? एक चीज बता दीजिए, नहीं मिला है। क्या मैं आपको जो बता रहा हूं इसके लिए तो मैं पैसे नहीं मांगता, मगर क्या मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पूरा ज्ञान है? नहीं, कि पूरा ज्ञान नहीं है, मगर हां, जितना है वो सही है, जितना है वो सही है। मगर अगर आप मेरे, अब जैसे अभी यूट्यूब पे मैं जब डाल दूंगा तो कई सारे लोग उसको देखते हैं, कई सारे लोग कमेंट करते हैं, वहीं से मेरे पास कॉल्स आती है, तो वो कहते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था, हमने ये कर लिया। मैंने कहा क्यों भाई, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं कंसल्टेशन के पैसे क्यों ले रहा हूं भाई? है? और बड़ा सिंपल है ना, कि अगर घोड़ा घास से ही दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? भाई मेरे टीचर ने तो मुझे फ्री में नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। दुनिया में कोई, और मैं कहता हूं आपसे भी, कभी किसी को फ्री में कुछ मत दो, क्योंकि वो उसको वैल्यू नहीं करता है। फ्री में चीजों की वैल्यू नहीं होती है। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप इन चीजों को पढ़ के, जितना मैंने आपको आज तक पढ़ाया और अभी एक आध महीने और पढ़ेंगे, अगर आप इसका 10% भी अपने जीवन में फॉलो कर ले, मैं नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ, मैं नहीं कहता कि आप जो है वो आगे इसकी पढ़ाई करो, मगर मैं कहता हूं कि जितना ये मैंने आपको पढ़ाया, अगर इसका 10% भी आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया, तो आपका जीवन जो आज है वो 10% तो बेटर हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये जो टर्म्स हैं जो मैंने आपको लिखाई वैदिक स्विच वर्ड, आप इनमें से कोई एक चुन के इसका चांट करना शुरू करो अगर कोई प्रॉब्लम है। मेरा यकीन मानिए, 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस उस डायरेक्शन में दिखने लगेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर। काम हमेशा डेस्टिनी नंबर के हिसाब से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रिड में बिजनेसमैन बनने का योग ही नहीं है, मगर फिर भी वो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? और इसीलिए फ्रस्ट्रेट हैं। आप किसी भी काम करने वाले आदमी से देख लीजिए, 10 में से 9 यही कहेगा मैं बड़ा परेशान हूं यार। क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है क्योंकि वो करने यहां इस दुनिया में कुछ और आया, कर कुछ और रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, जब से मैंने अपनी डेस्टिनी के बेसिस पे काम करना शुरू करा है, जितना मैंने मेहनत 15 साल में की है, उतना काम मैंने पिछले 2 या 3 साल में कर लिया। इतना इंपैक्ट है अपनी डेस्टिनी का। एक बार उसको कैलकुलेट करके उसके वाइब्रेशन चेक करो कि वो नंबर क्या है, और उसके बेसिस पे काम करना शुरू तो करो। मैं कहता हूं थोड़ा बहुत ही करके देखो, मगर इंपैक्ट आएगा। मगर लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। किसी भी चीज की नॉलेज आपको हमेशा अपग्रेड करती है। मैं नहीं कहता न्यूमरोलॉजी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, मगर वो अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपके जीवन में उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे। बट यू शुड बी डिसिप्लिन ना। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा। डिसिप्लिन फॉलो करो। इनमें से कोई भी वर्ड उठा लो, श्रीम उठा लो, मैं कह रहा हूं बहुत पावरफुल वर्ड है। मनी ब्लॉकेजेस को खत्म कर देता है। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। पैसा अटका है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाएंगे कि वो पैसा आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। इसको करके तो देखो। आज ग्रुप में मैं इसका लिंक भेज दूंगा, श्रीम का तो भेज ही दूंगा, बाकी आप ढूंढ लीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सारे मिल जाएंगे। मगर कम से कम स्टार्ट विद श्रीम, श्रीम को स्टार्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों टर्म्स के बाद अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे? अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन कैसे लेने हैं वो समझाऊंगा। मतलब जैसे मान लीजिए, उसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि मान लो आप किसी घर में रहते हो, ठीक है। हालांकि अभी मैंने वास्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं लिया है, मैंने किसी भी एक्सपर्ट टीचर से पढ़ाई वास्तु के मामले में नहीं की है, मगर मेरा अगला पड़ाव जो है वो वास्तु ही है, कि मैं उसे पढ़ना चाहता हूं, मुझे इंटरेस्ट है वास्तु में। तो उसमें जितना न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बताया जाता है,
उसमें मैं आपको इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि आप अपने जीवन में ये डिसीजन ले पाए कि मुझे कौन सा प्लॉट नंबर खरीदना चाहिए, कौन से दुकान में अपना बिजनेस करना चाहिए, उसका नंबर क्या होना चाहिए, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मुझे उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। आज अगर आप देखें तो कुछ ऐसे, क्योंकि जब भी मैं किसी पर्सन से बात करता हूं तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी जरूर पूछता हूं, मोबाइल नंबर जरूर पूछता हूं, डेट ऑफ बर्थ तो पूछता ही। तो उस केस में मैं ये भी पूछता हूं कि ये बता दो तुम्हारे प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, कि तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर का कोई नंबर होगा ना। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जिस जिस प्लॉट में मैं रहता हूं उस प्लॉट का नंबर 23 है। जिस प्लॉट में मैं रहता हूं उस प्लॉट का नंबर 23 है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है ना 23 क्या है, कंपाउंड नंबर है। 2+3 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5। 2+3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5। इसका मतलब उसका प्लॉट नंबर क्या हुआ, 5 की नंबर की वाइब्रेशन में है। यकीन मानिए जब से मैंने ये घर खरीदा है, सिर्फ मैंने तरक्की नहीं की है, मेरी वाइफ ने भी तरक्की की है। क्योंकि 5 नंबर एक बहुत ब्लेस्ड नंबर होता है और किसी के लिए भी चलता है। जब से मैंने उस प्लॉट में एंट्री की है, उस घर में एंट्री की है, तब से मैंने अपने जीवन में आगे ही बढ़ना देखा है, पीछे नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रिड में सब कुछ अच्छा होता है, उस बंदे का डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा होता है, मगर बेड़ा गर्क कहां मिलेगा, नाम में मिलेगा। और कहां हो सकता है, मोबाइल नंबर में मिलेगा। और यहां भी नहीं मिला तो कहां मिलेगा, उसका प्लॉट नंबर मिलेगा। ऐसा उसको सिर्फ इतना बोलो कि बेटा इस घर को छोड़ के जरा 2 साल किसी और घर में शिफ्ट हो जा, तो देख ले तेरे जीवन में क्या इंपैक्ट आएगा। और कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं समझा समझा के थक गया हूं कि इस घर को छोड़ दो। और ये सिचुएशन है कि भाई साहब वो घर आपको छोड़ने नहीं देगा, आप चाहकर नहीं निकल पाओगे वहां से। तो ये कह दो कि सर मैंने प्लॉट चुना ना, भाई तुमने प्लॉट नहीं चुना, ये सब ऊपर से लिखा है, इसीलिए तुम ऐसे घर में गए हो जहां पे बर्बादी या तरक्की होनी थी। तो उस केस में अगली क्लास में मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि प्रॉपर्टी चुनते वक्त, या आप किराए पे रह रहे हैं मान लीजिए, तो जब किराए पे जा रहे हो तो फ्लैट का नंबर या प्लॉट का नंबर क्या होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके व्हीकल का नंबर क्या होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है घर तो चलो बड़ी महंगी चीज हो गई, स्कूटी तो सबके पास होती है ना, स्कूटी या बाइक तो हम सब चलाते हैं ना, उसका नंबर कहां जाना चाहिए। अच्छा कई बार ना कंसल्टेशन में कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर इन सब चीजों से करने से होगा क्या, अगर नाम हम बदल लेंगे या बाइक का नंबर बदल देंगे क्या होगा। मैं उनको समझाता हूं कि बेटा जो आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर है, जो आपकी लाइफ है, ठीक है, वो चलती जाएगी। इन ये जो कर्म आप कर रहे हो, इन कर्मों से क्या होगा कि जो साइकिल आप चला रहे हो ना, उस साइकिल की चेन में ग्रीस लग जाएगा। साइकिल नहीं बदलने वाली है, साइकिल वही है। मगर अगर आपने इन रेमेडीज को या इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो क्या होगा, साइकिल तो चलानी है ना जब तक जीवन है, जिंदगी की गाड़ी है चलेगी। मगर अगर इनमें से आप रेमेडी फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आपकी साइकिल की चेन में ग्रीस लग जाएगा। दूसरा, आपके टायरों में हवा अच्छे से पड़ जाएगी, आपकी जो साइकिल है उस दिशा में चलेगी जहां पर हवा का रुख है, तो क्या होगा, स्मूथ चलेगी कि नहीं चलेगी। ये इसका आंसर है। साइकिल नहीं बदल सकते हम, साइकिल नहीं बदल सकते, मगर क्या बदल सकते हैं, उस साइकिल में ग्रीस लगा सकते हैं, उस साइकिल के हवा के टायर में अच्छी हवा भर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इससे आपका सफर आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। मगर अगर मैं आप, और एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, हालांकि अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, आप प्लीज इसका थोड़ा आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करें। जिन भी प्रॉपर्टी का नंबर, ये मैं बहुत गहन अध्ययन के बाद कह रहा हूं, प्लीज बात को लाइटली मत लेना, जिन भी प्रॉपर्टी का नंबर का टोटल 4 और 8 पे आया है, उन्होंने बेड़ा गर्क करवाया है। आप इसको खुद स्टडी कीजिए। प्लॉट का नंबर
दुकान का नंबर। एक बार देखो कि प्लॉट नंबर क्या दिया था। जैसे एक प्लॉट नंबर है K1/23, ठीक। अब इसमें K1 तो सबके लिए कॉमन है, लास्ट में क्या जा रहा है 23, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। अभी अगर ये 22 हो जाए तो क्या बनेगा 4 बनेगा। आप इस ये तो मेरी स्टडी है ना, इस पे आप भी स्टडी कीजिए, उन लोगों के घर में जाकर उन लोगों से बातचीत कर लीजिए जिनके घर का टोटल या तो 4 पे आता है या तो 8 पे आता है। या तो उनमें से उनके घरों में या तो कलेश चल रहा होगा या फिर पैसे से रिलेटेड बड़ी तंगी मिलेगी आपको। इतना तो मैं बता देता हूं, वहां 4 और 8 वाला नंबर मत लेना। और अगर आप उसमें रह रहे हैं तो वो 4 और 8 आपको निकलने नहीं देगा, आसानी से निकलने नहीं देगा। अब इसमें और भी कुछ है, बताऊंगा अगली क्लास में। तो जितने भी वर्ड आपको बताए मैंने, कार्मिक नंबर आपको बताए, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी एक वर्ड चुन लीजिए और उन वर्ड को चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है, आप इसको करके देखिए, सच में बहुत बेनिफिट है।